सीखना तो चाहता है लेकिन पूरा वीडियो देखने के लिए माइंड कोऑपरेट नहीं करता। टेंशन मत लो, आपके प्रॉब्लम का मेरे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन है। वीडियो को फुल स्क्रीन करो, कैप्शंस चालू करो और वीडियो को डाल दो 1.5x की स्पीड पे। इसके बाद माइंड नहीं भटकेगा। आज का एजेंडा हम सबकी आंखों के सामने, HDFS राइट एनाटॉमी को हमको समझना है। अब बोलोगे इतना लंबा लंबा वीडियो बनाते हो और एक ही पॉइंट पे क्या बात कर रहे हो भाई? इसका बाल का खाल उतारना है, बहुत ज्यादा डेप्थ में जाना है इस कंसेप्ट के। हमें इस प्रकार से डेप्थ में जाना है कि इसके रिलेटेड एक भी डाउट ना रहे अपने दिमाग में। सारा चीज कवर होने वाला है, टेंशन मत लो। इस टॉपिक को मैंने 3 हिस्सों में बांटा है। पहले तो मैं एकदम डिज्नीलैंड का जो दुनिया रहता है, एकदम गार्डन गार्डन दुनिया जिसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। मैं HDFS पे राइट करता हूं कोई चीज और आसानी से राइट हो जाता है, कोई डेटा नोड फेल नहीं होता, कुछ एरर नहीं आता, कुछ नहीं आसानी से हो जाता है। वो स्टेप्स में बताऊंगा। स्टेप 1, अनदर थिंग आई विल टेल यू कि नेम नोड और डेटा नोड का क्या इंपॉर्टेंस है इस सारे झमेले में। देन बात करेंगे फॉल्ट टॉलरेंस, मतलब सिंपल वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। डिज्नीलैंड के बाहर कदम रखा जाएगा कि अगर राइट ऑपरेशन करते हुए कोई इशू आ रहा है, एरर आ रहा है, तो उसे टैकल कैसे किया जाता है, उसके बारे में बात होगा। हाउएवर, इन 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने से पहले, अगर आपको पता नहीं है HDFS क्या है और आपको पता नहीं है कि फाइल ब्लॉक एंड रेप्लिकेशन क्या है, तो भैया तुम गलत जगह पे आए हो। पहले HDFS क्या है समझो, फाइल ब्लॉक रेप्लिकेशन क्या है समझो, उसके बाद इधर आओ। कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैंने प्लेलिस्ट में बहुत ज्यादा डिटेल में बता रखा है कि फाइल ब्लॉक एंड रेप्लिकेशन क्या है और HDFS क्या है। ऊपर प्लेलिस्ट में आप देख लोगे तो आपको मिल जाएगा वो सारा कंटेंट। लेकिन अगर आप हो ऑलरेडी अवेयर कि HDFS क्या रहता है और फाइल ब्लॉक एंड रेप्लिकेशन क्या रहता है, फिर तो टेंशन ही नहीं है भाई। आ जाओ, सीधा आ जाओ मैदान में। यहाँ पे देखो, ये वाला डायग्राम है, इसमें बहुत मजेदार कुछ चीजें हमें दिखाई देगी। जैसे सबसे पहले तो हमें दिखाई दे रहा है HDFS क्लाइंट। यहां से एक फाइल उठ के आ रहा है, इस फाइल को HDFS पे राइट करना है। HDFS पे राइट करना है मतलब ये वाला weather.txt फाइल टुकड़ों में बढ़ जाएगा। 128 MB के चंक्स बनते हैं, मैंने बोला था, और ये टुकड़े HDFS के ऊपर राइट हो जाएंगे कुछ ऐसे, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3। और इसी को हमने डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोरेज कहा है कि भाई ठीक है, डिवाइड हो जाता है डेटा। हाउएवर, ये काम होने के लिए पीछे बहुत कुछ होता है। ये ऐसे ही हवा में नहीं हो जाता कि ब्लॉक 1 सीधा उठा के लिख दिया डेटा नोड पे, ब्लॉक 2 उठा के लिख दिया, ऐसे नहीं होता है। इसके पीछे एक बहुत बढ़िया मैकेनिज्म चलता है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेकिन द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी मस्ट अंडरस्टैंड इज द कंसेप्ट ऑफ HDFS क्लाइंट। ये HDFS क्लाइंट क्या चीज है? अभी कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि HDFS क्लाइंट कोई एक कंप्यूटर है जिस कंप्यूटर के ऊपर हम डेटा रखते हैं, फिर वहीं से हम नेम नोड के पास लेके जाते हैं डेटा एंड देन राइट करवाते हैं आगे डेटा नोड्स में। बिल्कुल गलत, ये बिल्कुल गलत चीज है। HDFS क्लाइंट एक लाइब्रेरी है। अगर HDFS क्लाइंट के बारे में मैं बात करूं तो द HDFS क्लाइंट इज सेट ऑफ APIs एंड कमांड्स bundled within Hadoop which applications and users can use to interact with HDFS। बात सिंपल है, HDFS के साथ इंटरेक्ट करना है तुमको, मतलब HDFS के ऊपर कुछ राइट करना है, रीड करना है, अपेंड करना है, डिलीट करना है, एनीथिंग यू वांट टू परफॉर्म ऑन HDFS क्लाइंट लाइब्रेरी लगेगा। फिर चाहे वो एप्लीकेशन से आप करवा रहे हो, जैसे कोई जावा का एप्लीकेशन है उसके थ्रू आप इस फाइल को राइट करवा रहे हो, चाहे कोई स्पार्क एप्लीकेशन से आप राइट करवा रहे हो, चाहे काफका से आप राइट करवा रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। चाहे आप HDFS कमांड से राइट करवा रहे हो, HDFS कमांड रहता है HDFS DFS पुट, ये फाइल उठा के सीधा HDFS पे लिख दो। फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से एप्लीकेशन से या कौन से यूजर से HDFS के ऊपर कुछ राइट करना चाहते हो, रीड करना चाहते हो, अपेंड डिलीट, वट एवर ऑपरेशन यू वांट टू डू, HDFS क्लाइंट पिक्चर में आएगा। बिना HDFS क्लाइंट के यू कांट कनेक्ट टू HDFS। तो HDFS क्लाइंट, इसको समझ लो, जो समझना है समझ लो। कमांड आ रहा है, जावा लिख रहा है या फिर स्पार्क लिख रहा है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कंसिडर इट, कोई दिक्कत नहीं है। ये फाइल को राइट करना है। और अभी इसके आगे का, इससे भी नेक्स्ट लेवल का कंफ्यूजन, लोगों को लगता है कि ये वाला जो डेटा है 300 MB का, उठ के आ जाएगा पहले नेम नोड पे, फिर टुकड़े होंगे और फिर बांटे जाएंगे। भाई ऐसा नहीं चलता है। अभी फाइल था 300 MB का तो तुमने बोल दिया, अगर फाइल 300 टेराबाइट का रहता तो क्या करते? फाइल उठा के पहले नेम नोड पे लिखो, फिर उसके टुकड़े करो और फिर डेटा नोड में बांटो। डज नॉट मेक एनी सेंस भाई, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। और खुशी की बात, ऐसा होता भी नहीं है। फिर से 300 MB कर देता हूं, नहीं तो बोलेंगे 300 टेराबाइट उठा के भगा रहा है इधर उधर। मजे की बात ये, फिर ये ऑपरेशन एग्जैक्टली होता कैसा है? नेम नोड के बारे में मैंने HDFS में कहा था कि
रीड राइट के रिक्वेस्ट को हैंडल करता है। ऑफ कोर्स नेम नोड एक मदारी है और डेटा नोड्स है बंदर। नेम नोड जैसा नचाएगा डेटा नोड्स वैसे नाचेंगे। स्टोरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नेम नोड बताएगा कि कौन सा डेटा किस डेटा नोड पे जाना चाहिए। तो जब ये राइट करने का रिक्वेस्ट आया, ये रिक्वेस्ट पहले नेम नोड के पास जाएगा, फिर नेम नोड चेक करेगा ये रिक्वेस्ट जहां से आ रहा है क्या उस व्यक्ति को इनफ परमिशंस हैं एचडीएफएस पे राइट करने के, और अगर परमिशन है तो ही राइट होगा, परमिशन नहीं है तो बोले भाड़ में जाओ तुम्हारा राइट नहीं हो सकता क्योंकि तुमको परमिशन नहीं है, एरर आ जाएगा। एक और चीज चेक किया जाएगा, एचडीएफएस के जिस फोल्डर में आप इस फाइल को राइट कर रहे हो अगर सेम नाम से उस फोल्डर में यही फाइल अवेलेबल है एचडीएफएस के ऊपर तब भी एरर आएगा। मतलब एक ही फोल्डर के अंदर दो फाइल विथ सेम नेम यू कांट हैव, वो एरर आएगा। ये दो चेक परफॉर्म होंगे और यहां पे मैंने नोट्स में लिख रखा है, देखो क्लाइंट इनिशिएट्स द रिक्वेस्ट टू राइट फाइल इन एचडीएफएस, नेम नोड चेक्स परमिशंस एंड फाइल एग्जिस्टेंस। अगर सेम पाथ पे सेम नाम का फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो एरर आ जाएगा। इसके बाद जो तीसरा स्टेप है, अगर मान लेते हैं कि आपको इनफ परमिशन है एचडीएफएस को इंटरेक्ट करने का, एचडीएफएस पे राइट करने का आपको परमिशन है और उस सेम नाम का फाइल सेम डायरेक्टरी लोकेशन पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इन दैट केस ये फाइल नेम नोड देखेगा, नेम नोड बोलेगा अच्छा फाइल का नाम क्या है weather.txt, साइज क्या है भैया इसका 300 MB, तो नेम नोड बोलेगा इसके 3 टुकड़े कर दो तुम, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 एंड ब्लॉक 3। टुकड़े होंगे बेस्ड ऑन द लॉजिक फॉर फाइल ब्लॉक्स, डिफॉल्ट लॉजिक पे चलते हैं तो 128 MB के हिसाब से टुकड़े होंगे। तो नेम नोड बोलेगा देखो इसके 3 टुकड़े बनते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, और जो इसका पहला टुकड़ा है ब्लॉक 1 इसको राइट कर दो तुम डेटा नोड नंबर 1 पे, 2 पे और 3 पे। अभी ऑफ कोर्स ये सिर्फ अजम्पशन है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही आएगा हमेशा। ब्लॉक 1 और उसके 2 और कॉपीज रेप्लिकाज, ऑफ कोर्स बाय डिफॉल्ट 3 कॉपीज बनता है ऐसा हम समझ रहे हैं, तो ब्लॉक 1 एंड ऑल दी कॉपीज ऑफ ब्लॉक 1 कहां पे राइट होनी चाहिए ये नेम नोड पहले डिसाइड करेगा। देन ब्लॉक 2 कहां पे राइट होना चाहिए, ब्लॉक 3 कहां पे कौन सी डेटा नोड्स पे राइट होना चाहिए, दिस विल बी डिसाइडेड बाय नेम नोड। तो मेटा डेटा नेम नोड पहले बना लेता है, इवन राइट करने से भी पहले बना लेता है, और उसके बाद नेम नोड बोलेगा कि देखो यार ये ब्लॉक 1 को तुम राइट कर दो यार डेटा नोड 1, 2 और 3 के ऊपर, और ये इंफॉर्मेशन आया तुम्हारे एचडीएफएस क्लाइंट के पास। The client can be anything. It can be a Java application, it can be a Spark application, it can be HDFS command, कुछ भी हो सकता है। अब क्योंकि नेम नोड ने बोला कि ठीक है राइट करना है तो भाई ने बोला करने का तो करने का। However, यहाँ पे 3 चीजें आपको दिखाई देगी, एक है DQ, एक है DS और एक है AQ। Of course इनके मीनिंग में बताऊंगा। DQ का मतलब होता है डेटा क्यू, DS का मतलब होता है डेटा स्ट्रीमर एंड AQ का मतलब होता है एक्नॉलेजमेंट क्यू। तो HDFS क्लाइंट weather.txt फाइल को पैकेट्स में बांटेगा, 64 KB के पैकेट्स बनेंगे और ये पैकेट्स डेटा क्यू में बफर किए जाएंगे या फिर मैं कहूं होल्ड किए जाएंगे डेटा क्यू में। इसके बाद जो पैकेट राइट करवाना है वो एक्नॉलेजमेंट क्यू में लिया जाएगा। ऑफ कोर्स इस फाइल का पहला पैकेट इज गोइंग टू बी लेट अस से P1, तो P1 एक्नॉलेजमेंट क्यू में ले लिया और डेटा स्ट्रीमर क्या करेगा, ठीक है कौन सा पैकेट राइट करना है भैया, P1 राइट करना है, आ जाओ। डेटा स्ट्रीमर सबसे पहले पाइपलाइन में की पहली डेटा नोड को कनेक्ट करेगा और पहली डेटा नोड है B1 राइट करने के लिए डेटा नोड नंबर 1। सो योर डेटा स्ट्रीमर विल कनेक्ट टू डेटा नोड नंबर 1। और कौन से ब्लॉक की बात हो रही है, ब्लॉक 1। नेम नोड ने बोला पहले ब्लॉक 1 राइट करना है, तो ब्लॉक 1 नाम का एक एम्प्टी फाइल यहां पे बन जाएगा, खाली फाइल यहां पे बन जाएगा। डेटा स्ट्रीमर क्या करेगा इस केस में, डेटा स्ट्रीमर उठाएगा इस पैकेट 1 को और राइट कर देगा डेटा नोड 1 के ऊपर। इसके बाद डेटा नोड 1 के आगे ये पैकेट लिखा जाना चाहिए डेटा नोड नंबर 2 में और 2 के बाद लिखा जाना चाहिए 3 में। तो जब पहली बार पैकेट 1 लिखा जाएगा उसके पहले एक खाली फाइल बन जाएगा B1 नाम का, एंड डेटा नोड 1 विल टेक केयर ऑफ राइटिंग दिस पैकेट 1 टू डेटा नोड 2। ये खाली वाले फाइल में लिख देगा वो डेटा नोड नंबर 2 के ऊपर। इसके बाद डेटा नोड 2 विल टेक केयर ऑफ राइटिंग दिस पैकेट टू डेटा नोड 3। ऑफ कोर्स एक एम्प्टी फाइल बनेगा B1 नाम का और पैकेट जो है वो राइट करवा दिया जाएगा, इधर डेटा नोड 3 में राइट करवा दिया जाएगा। अब पैकेट 1 राइट हो गया, उसके बाद डेटा नोड 3 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा डेटा नोड 2 को, भाई मेरा राइट हो गया। डेटा नोड 2 एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि भाई मेरा और डेटा नोड नंबर 3 का राइट हो गया, ये एक्नॉलेजमेंट आ गया डेटा नोड नंबर 1 के पास। डेटा नोड नंबर 1
एक्नॉलेजमेंट भेजेगा कि मेरा डेटा नोड 2 का और डेटा नोड 3 का राइट हो गया। ये एक्नॉलेजमेंट जाएगा डेटा स्ट्रीमर को, तो डेटा स्ट्रीमर को पता चला कि पैकेट 1 सक्सेसफुली उस पाइपलाइन में राइट कर दिया गया जहां पे नेम नोड ने बोला था। और क्योंकि पैकेट 1 के लिए सब जगह से एक्नॉलेजमेंट आ चुका, तो हटाओ भाई इसको एक्नॉलेजमेंट क्यू से और लेके आ जाओ दूसरा पैकेट जो है P2 पैकेट 2। एक चीज समझना जरूरी है, पैकेट 1 लिख के हुआ है अभी, और एक एक पैकेट का साइज रहता है अराउंड 64 KB। तो पूरा फाइल तो राइट नहीं हुआ है, सिर्फ पैकेट राइट हुए हैं अभी, एक एक पैकेट राइट हुए हैं। इसके बाद पैकेट 2 के साथ भी सेम प्रोसेस होगा। अभी हम पैकेट 2 के लिए एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं, मतलब अभी तक पैकेट 2 लिखा नहीं गया है। तो डेटा स्ट्रीमर उठाएगा पैकेट 2 को, लिख देगा डेटा नोड 1 पे। डेटा नोड 1 पे जब ये पैकेट सक्सेसफुली राइट हो जाएगा, डेटा नोड 1 इस पैकेट को उठाएगा और राइट कर देगा डेटा नोड 2 पे। देन डेटा नोड 2 के ऊपर जब ये पैकेट सक्सेसफुली राइट हो जाएगा, उठाएगा और राइट कर देगा डेटा नोड नंबर 3 पे। और जब तीनों जगह पे राइट हो गया, सब जगह से एक्नॉलेजमेंट आ गया कि हाँ भाई लिख के हो गया हमारा पैकेट 2, तो उसे एक्नॉलेजमेंट क्यू से हटा दिया जाएगा। फिर P3 आएगा एक्नॉलेजमेंट क्यू में, एंड सेम राइट प्रोसेस विल कंटिन्यू जब तक उस पर्टिकुलर ब्लॉक के सारे पैकेट्स राइट नहीं हो जाते। माने 128 MB जब तक पूरा नहीं हो जाता तब तक राइट होता रहेगा। सो एक ब्लॉक पूरी तरीके से यहां पे मैं कहूंगा राइट हो गया। और अगर सारे के सारे पैकेट्स लिख दिए जाएं तो मैं कह सकता हूं कि ब्लॉक 1 इज नाउ सक्सेसफुली रिटर्न ऑन डेटा नोड नंबर 1, डेटा नोड नंबर 2, डेटा नोड नंबर 3। अब ये पूरा का पूरा ब्लॉक एंड उसके रेप्लिकास, उसके कॉपीज राइट हो गए। अब जब ब्लॉक 1 सक्सेसफुली राइट हो जाएगा, द सेम प्रोसेस विल बी डन फॉर ब्लॉक 2, और जब ब्लॉक 2 सक्सेसफुली राइट हो जाएगा तो सेम प्रोसेस विल बी डन फॉर ब्लॉक 3। हाउएवर ब्लॉक 2 का पाइपलाइन अलग है, ब्लॉक 3 का पाइपलाइन अलग है, और ये सीक्वेंशियली चलता है। ऐसे नहीं होगा कि ब्लॉक 1 लिखा जा रहा है उसी वक्त ब्लॉक 2 भी लिखा जा रहा है, नहीं, पहले ब्लॉक 1 लिखा जाएगा, फिर ब्लॉक 2 लिखा जाएगा, फिर ब्लॉक 3 लिखा जाएगा। अब ये 3 ब्लॉक है तो एक एक करके मैं बता रहा हूं। अगर 300 भी ब्लॉक्स हुए तो एक एक करके लिखे जाएंगे, इस चीज को अंडरस्टैंड करना। अभी हम इमेजिन करते हैं कि ये जो फाइल था इसके ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 सारे डेटा नोड्स के अंदर राइट हो गए, तो सक्सेसफुली राइट हो गया। और याद करो मैंने कहा क्या था, मैंने बोला था ये है डिज्नीलैंड का दुनिया, इसमें कहीं पे कोई एरर नहीं आया, कोई डेटा नोड क्रैश नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं आया, सब ढंग से और सब सुकून से चल रहा था। लेकिन ऑफ कोर्स रियल लाइफ के बारे में तो बात करना पड़ेगा, और रियल लाइफ में बात करने से पहले डिज्नीलैंड का एक और चक्कर काट के आते हैं। इस बार थोड़ा स्पीड में बताऊंगा मैं, ठीक है। HDFS क्लाइंट के पास स्पार्क एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन या HDFS कमांड कहीं से भी यू आर राइटिंग दिस फाइल, तो HDFS क्लाइंट विल गेट इनटू द पिक्चर। यहां से रिक्वेस्ट जाता है नेम नोड के पास, नेम नोड चेक करता है कि ये जो क्लाइंट है इसको ठीक से परमिशन है कि नहीं, परमिशन है तो राइट होगा, नहीं है तो भाड़ में जाओ बोलेगा। दूसरा चीज, सेम नाम का फाइल ऑलरेडी HDFS के सेम डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट करता है क्या, वो चेक किया जाएगा। अगर एग्जिस्ट करता है तब भी एरर आएगा। लेकिन अगर सेम नाम का फाइल एग्जिस्ट नहीं करता है तो नेम नोड बोलेगा ठीक है भाई बताओ कौन सा फाइल राइट करना है, तो बोले weather.txt। नेम नोड ने देख लिया साइज कितना है, नेम नोड को पता चल गया ब्लॉक्स कितने बनने वाले हैं इसके, तो नेम नोड ने बना दिया मेटाडेटा। बोला weather.txt का मेटाडेटा कुछ ऐसे रहेगा कि ब्लॉक 1 जो है पहला टुकड़ा है उसे राइट कर दो डेटा नोड 1 पे, 2 पे और 3 पे। ब्लॉक 2 जो है उसे राइट कर दो डेटा नोड नंबर 2, 5 और 6 पे। ब्लॉक 3 जो है उसे राइट कर दो 4, 1 और 3 पे। एंड इसके बाद ब्लॉक 1 का राइट इनिशिएट होगा। ब्लॉक 1 को राइट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपका weather.txt उठ के नेम नोड पे आएगा, नहीं, क्लाइंट सीधा राइट करना चालू करेगा डेटा नोड्स के ऊपर। लेकिन क्लाइंट के एंड पे 3 चीजें होती है, डेटा क्यू, डेटा स्ट्रीमर एंड एक्नॉलेजमेंट क्यू। जिस ब्लॉक का डेटा आपको राइट करना है, डेटा क्यू में उसके पैकेट्स स्टोर किए जाएंगे। ये पैकेट में से कोई एक पैकेट जो पहला पैकेट रहेगा वो एक्नॉलेजमेंट क्यू में आएगा। मतलब इमेजिन करना ऐसे कि पैकेट 1 के लिए हम एक्नॉलेजमेंट का वेट कर रहे हैं। डेटा स्ट्रीमर इस पैकेट को उठाएगा और सारे डेटा नोड्स पे एक एम्प्टी फाइल बनाएगा B1 नाम का, उसमें पैकेट 1 राइट हो जाएगा, देन B1 में पैकेट 1, देन B1 में पैकेट 1। फिर इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, एक्नॉलेजमेंट आने के बाद हटा दिया जाएगा P1, P2 आ जाएगा, अगेन P2 विल बी रिटर्न ऑन टू ऑल डेटा नोड्स, अगेन एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा तो P2 को हटा दिया जाएगा। फिर P3 आएगा, अगेन P3 विल बी रिटर्न ऑन टू ऑल द डेटा नोड्स। सबसे एक्नॉलेजमेंट आ गया तो एक्नॉलेजमेंट क्यू में से P3 को हटाओ, अगला पैकेट लेके आओ विच इज P4, एंड दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल ऑल द पैकेट्स एसोसिएटेड विद दिस ब्लॉक आर रिटन।
और जब सारे के सारे पैकेट्स राइट हो जाएंगे तब हम कह सकते हैं कि ब्लॉक 1 इज सक्सेसफुली रिटन। एंड जब ब्लॉक 1 सक्सेसफुली राइट हो जाएगा उसके बाद ब्लॉक 2 राइट होना शुरू होगा। जब ब्लॉक 2 सक्सेसफुली राइट हो जाएगा उसके बाद ब्लॉक 3 राइट होना शुरू होगा। आई होप ये वाला पार्ट अब सबको क्लियर हो चुका होगा। अब जैसे कि मैंने बोला था डिज्नीलैंड बड़ा घूम लिए, समझ में आ गया होगा, डिज्नीलैंड घूम के हो गया होगा। अब फोकस करते हैं उस पार्ट पे जहां पे मैंने बोला था फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस इस शब्द बड़ा खूबसूरत है। फॉल्ट को झेलने की क्षमता, फॉल्ट को टॉलरेट करने की कैपेसिटी। क्या ये प्रोसेस फॉल्ट टॉलरेंट है? मतलब अभी देखो यहाँ पे पैकेट टू मैंने बोला लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पैकेट टू, तो नेक्स्ट पैकेट इज ऑफ कोर्स पैकेट 3। पैकेट 3 इज द नेक्स्ट पैकेट। एक्नॉलेजमेंट क्यू में उठा के लाएं और डेटा स्ट्रीमर ने राइट करना शुरू किया पैकेट 3 को, डेटा नोड 1 पे लिखा। देन डेटा नोड 1 आगे लिखने वाला था पैकेट 3 को डेटा नोड 2 के ऊपर, लेकिन हुआ ऐसा कि ये वाला डेटा नोड 2 जो था वो हो गया डेड। नाउ दिस डेटा नोड डज नॉट एग्जिस्ट। अब आ रहा है मजा यहाँ पे, क्योंकि डेटा नोड 1 पैकेट 3 को पहले डेटा नोड 2 पे भेजने वाला था, फिर डेटा नोड 2 इस पैकेट को डेटा नोड 3 पे भेजने वाला था। अब ना ही पैकेट 3 डेटा नोड 2 पे जा सकता है, और क्योंकि 2 पे नहीं जा सकता 3 पे भी नहीं जा सकता। अब यहां पे आ गया प्रॉब्लम। और इधर अगर बोल दिया कि क्रैश हो गया तुम्हारा राइट ऑपरेशन, खत्म करो, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि एक आध डेटा नोड का अगर फेलियर हो जाए तो भाई इतना तो मैनेज होना ही चाहिए। लेट्स अंडरस्टैंड दिस पार्ट नाउ। अब यहां पे दो चीजें हो सकती है, दो ऑप्शंस। दोनों ऑप्शंस में से सबसे पहला ऑप्शन ये है कि नेम नोड ने डिटेक्ट कर लिया कि डेटा नोड का फेलियर हो चुका है। ऑफ कोर्स डेटा नोड नेम नोड को हार्ट बीट भेजते रहता है, बेस्ड ऑन दैट नेम नोड कैन डिटेक्ट कि डेटा नोड मर चुका है। या फिर एक्नॉलेजमेंट का जो टाइम आउट आएगा P3 के लिए, उसके ऊपर से डेटा स्ट्रीमर को भी आइडिया लग जाएगा कि जो नेम नोड ने पाइपलाइन दिया था उसमें कुछ तो गड़बड़ हो चुका है, उसमें डेटा नोड 2 जो है वो क्रैश हो चुका है, तो डेटा स्ट्रीमर को भी पता चल जाएगा। और अगर नेम नोड को लगता है कि दूसरा डेटा नोड रेडीली अवेलेबल है और इमीडिएटली उस पर स्विच किया जा सकता है, तो नेम नोड क्या करेगा? नेम नोड बोलेगा ठीक है डेटा नोड 2 क्रैश हो गया, अब पाइपलाइन को मॉडिफाई कर दो। 2 पे तुम राइट करवा रहे थे पहले, अब तुम इमेजिन करते हैं 5 पे राइट करवाओ पैकेट को, बीच वाला जो है। सो व्हाट विल हैपन इज, अब नेम नोड ने नया फ्लो दिया तो डेटा स्ट्रीमर को नया फ्लो मिला। ठीक है भाई, क्या बोल रहा है नेम नोड? 1 पे राइट हो गया, उसके बाद बोल रहा है 5 पे राइट करो सीधा। ओके, अब 2 को बाईपास कर दिया जाएगा और इमेजिन करते हैं डेटा नोड नंबर 5 को पकड़ा जाएगा कि चलो भैया आप तुम पे पैकेट राइट होगा। तो सबसे पहले तो MTB1 नाम का फाइल यहां पे भी राइट हो जाएगा। देन पैकेट 1 पैकेट 2 अब तक जितने राइट हुए हैं वो कैचअप करवाया जाएगा, ये पैकेट्स भी कॉपी करवाए जाएंगे। एंड देन पैकेट 3 विल बी रिटर्न on to the data node number 5 and data node number 5 will take care of writing this packet 3 on to data node number 3। अब ये वाला फ्लो जो है कुछ इस प्रकार से बढ़ गया। एंड देन डेटा नोड 3 से अब डेटा नोड 5 पे एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, एंड डेटा नोड नंबर 5 से डेटा नोड 1 को एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि पैकेट 3 राइट हो चुका है। एंड पैकेट 3 के लिए फाइनली एक्नॉलेजमेंट अराइव होगा। देन पैकेट 3 विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द एक्नॉलेजमेंट क्यू। अब जब लिखा जाएगा तो डेटा नोड 1 पे, 5 पे और 3 पे राइट होगा। ये एक तरीका है। ये तब होता है जब नेम नोड को पता है कि दूसरे डेटा नोड्स रेडीली अवेलेबल हैं और आसानी से शिफ्ट किया जा सकता है, आसानी से बाईपास किया जा सकता है डेटा नोड 2 को, या फिर विच एवर डेटा नोड इज फेल्ड उसे आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है दूसरे डेटा नोड के साथ। ये सिचुएशन डिपेंडेंट है। ये एक तरीका। इस तरीकों को मैं फिर से रिवाइज कर देता हूं कि अगर आप राइट कर रहे हो और राइट करते करते कोई डेटा नोड फेल हो गया और डेटा नोड का फेलियर नेम नोड ने डिटेक्ट कर लिया, डेटा स्ट्रीमर ने डिटेक्ट कर लिया, और नेम नोड को पता है कि भाई खाली डेटा नोड मेरे पास है, पड़ा हुआ स्पेस अवेलेबल है और टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा, तो नेम नोड बोलेगा रिप्लेस करो। पहले मैं 2 पे राइट करने को बोला था तुम लोगों को, अब 2 क्रैश हो गया, 5 पे राइट करो। और ये मैसेज डेटा स्ट्रीमर को आ जाएगा। डेटा स्ट्रीमर क्या करेगा फिर? डेटा नोड 1 से सीधा 5 के पास जाएगा, उधर ब्लॉक 1 बनाएगा एंड सारे पैकेट्स उधर स्ट्रीम करवाएगा, फिर पैकेट 3 भी राइट कर देगा, एंड देन यहां से आगे तुम्हारा पाइपलाइन रेगुलर कंटिन्यू होगा जैसा डिज्नीलैंड में हो रहा था। ठीक तरीके से सारे पैकेट्स राइट हो गए, सबका एक्नॉलेजमेंट आ गया। अब मान लेते हैं कि आपका डेटा जो है वो सक्सेसफुली राइट
हो चुका। नाउ दिस इज वन केस, ये एक फेलियर को हैंडल करने का तरीका है। दूसरा भी तरीका है, देयर इज अ डिफरेंट वे टू हैंडल दिस टाइप ऑफ फेलियर्स एंड दैट वे इज, तुम राइट करवा रहे थे, डेटा नोड 2 फेल हो गया, नेम नोड को पता चला, डेटा स्ट्रीमर को पता चला कि भाई डेटा नोड 2 फेल हो चुका है, और नेम नोड ने बोला देखो यार अभी मेरे पास तो उतने खास डेटा नोड अवेलेबल नहीं है और अपने पास राइट ऑपरेशन को खत्म करना प्रायोरिटी है अपने लिए। सो नेम नोड बोलेगा एक काम कर दो, तुम जो 2 पे तुम राइट करवा रहे थे अब 2 को बाईपास ही कर दो, सिर्फ 1 और 3 पे राइट करो। अब यहां पे क्या होगा, ये डेटा नोड 1 जो पैकेट 3 का काम था अब वो सीधा डेटा नोड 3 पे जाएगा 1 से, और एक्नॉलेजमेंट भी सीधा 3 से 1 पे आएगा, 2 को बाईपास कर दिया जाएगा क्योंकि अभी नेम नोड ने ऊपर से बोल दिया भाई छोड़ दो उस डेटा नोड 2 को, जहां जहां पे लिख सकते हो वहां पे लिख दो और मैटर खत्म करो। देन ऑफ कोर्स फिर डेटा नोड 1 एंड 3 के ऊपर राइट किया जाएगा। तो काफी आसान ये तरीका है, इससे राइट ऑपरेशन फास्ट होता है। लेकिन एक चीज हम समझना चाहिए हमें कि यहाँ पे ब्लॉक अंडर रेप्लिकेटेड हो गया। ये ब्लॉक 1 जो है इसके 3 रेप्लिकास 3 कॉपीज होने चाहिए थे, लेकिन सिर्फ लिखा गया है 2 जगहों पे, तो सिर्फ 2 ही कॉपीज बने इसके। तो इट विल चेक फॉर दी अंडर रेप्लिकेटेड ब्लॉक्स, और जो ब्लॉक उसे लगेगा अच्छा ब्लॉक 1 इज अंडर रेप्लिकेटेड तो क्या करें, इसका एक और कॉपी बना दो, देन नेम नोड को कांटेक्ट होगा और बना दिया जाएगा। लेकिन बाद में ड्यूरिंग द राइट ऑपरेशन ये काम नहीं होगा। अगर ड्यूरिंग द राइट ऑपरेशन ही काम होना है तो फर्स्ट वाला जो स्ट्रैटेजी है, अगर नेम नोड चूज करता है इस स्ट्रैटेजी को जाना तो ये वाला स्ट्रैटेजी फॉलो होगा, नेम नोड चूज करता है दूसरे वाले स्ट्रैटेजी को जाना तो दूसरा वाला स्ट्रैटेजी चूज होगा। दोनों केसेस में ब्लॉक्स के जितने रेप्लिकास चाहिए उतने बनवा ही लिए जाएंगे, बस वक्त का थोड़ा इश्यू आएगा। पहले केस में इमीडिएटली बन जाएगा 3 कॉपीज, दूसरे केस में थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़े समय बाद बन जाएगा, लेकिन कॉपी बनेंगे जरूर। एंड इसके बाद ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला ब्लॉक 1 राइट हो गया, उसके बाद ब्लॉक 2 राइट होगा, ब्लॉक 3 राइट होगा, और इनमें भी अगर फेल्यूर आते हैं तो कैसे डील हो सकते हैं ये फेल्यूर्स, अब मुझे लगता है कि आपको इस पे आइडिया आ गया होगा। फाइनली जब पूरा फाइल राइट हो जाएगा तो पिक्चर कुछ ऐसा दिखेगा कि ठीक है भाई सारे रेप्लिकास एंड ब्लॉक्स एवरीथिंग जो राइट करना था वो राइट हो गए। ये होता है आपका सक्सेसफुल राइट ऑपरेशन। कुछ नोट्स है जो आप गो थ्रू कर सकते हो। ये है डेटा स्ट्रीमर रिलेटेड बात। डेटा स्ट्रीमर क्या करता है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग डेटा टू डेटा नोड पाइपलाइन। देन डेटा क्यू, इट होल्ड्स डेटा पैकेट्स बिफोर दे आर सेंड टू पाइपलाइन। एंड एक्नॉलेजमेंट क्यू वेट करता है एक्नॉलेजमेंट के लिए, जो पैकेट्स की एक्नॉलेजमेंट है। इस पे ऑलरेडी हमने बात कर लिया है वैसे। अब ये पूरे सिचुएशन में एक बहुत बड़ा चैलेंज जिसके ऊपर बात करना इज लाइक मैंडेटरी, करना ही पड़ेगा। इमेजिन करो ब्लॉक 1 पूरा राइट हो गया था, डेटा नोड 1 पे और 3 पे, ठीक है। और एडमिन लोगों ने क्या किया, उन्होंने बोला अरे ये डेटा नोड 2 क्रैश हो गया, एक काम करते हैं इस डेटा नोड 2 को जिंदा कर देते हैं फिर से। तो एडमिन लोगों ने इस डेटा नोड 2 को जिंदा कर दिया। लेकिन एक चीज जानना जरूरी है, डेटा नोड 1 में ब्लॉक 1 सक्सेसफुली राइट हो गया था, डेटा नोड 3 में ब्लॉक 1 सक्सेसफुली राइट हो गया था, लेकिन डेटा नोड 2 में ब्लॉक 1 आधा अधूरा कटा पीटा राइट हुआ है, जिसमें सिर्फ 2 ही पैकेट है। तो ये एक करप्ट ब्लॉक है। एंड देन होगा क्या, मैंने बोला था जब डेटा नोड जिंदा होगा, क्लस्टर में ऐड होगा, ये ब्लॉक रिपोर्ट भेजेगा, जिस ब्लॉक रिपोर्ट में इस डेटा नोड के पास कौन कौन से ब्लॉक्स हैं उसका इंफॉर्मेशन रहेगा। एंड दिस ब्लॉक रिपोर्ट विल बी सेंट टू द नेम नोड। तो नेम नोड देखेगा अरे ये तो ब्लॉक 1 की बात कर रहा है, weather.txt के लिए मेरे पास भी है, तो चलो इधर ऐड कर देते हैं। अगर ऐसा हो गया और बाद में कोई इस फाइल को रीड करने आता है और गलती से नेम नोड डेटा नोड 2 पे भेज देता है रीड करने के लिए, तो बड़ा पंगा हो जाएगा। लेकिन जब डेटा नोड 2 के ऊपर से ये ब्लॉक उठ के नेम नोड के पास जाएगा, ये लिस्ट ऑफ ब्लॉक्स जब ये डेटा नोड भेजेगा नेम नोड को, और उसे समझ आ जाएगा कि ये एक करप्ट ब्लॉक है। सो नेम नोड कैन आइडेंटिफाई करप्ट ब्लॉक्स, और नेम नोड बोलेगा देखो ये ब्लॉक करप्ट है, इसको हटा दिया जाए, और इस ब्लॉक को हटा दिया जाएगा। मैं होप करता हूं आज हमने जितना बात किया HDFS राइट एनाटॉमी के ऊपर सबको समझ में आ गया होगा। HDFS क्लाइंट क्या है, नेम नोड किस प्रकार से रिक्वेस्ट ले रहा है, किस प्रकार से ये ऑपरेशन हो रहा है, डेटा स्ट्रीमर, डेटा क्यू, एक्नॉलेजमेंट क्यू, ये जो पाइपलाइन बनाया जा रहा है। मैं होप करता हूं सबको सारी चीजें समझ में आ चुकी है। अभी आज के वीडियो में मैंने सिर्फ और सिर्फ राइट ऑपरेशन के बारे में बात किया। आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि HDFS के ऊपर अगर कोई फाइल पड़ी है तो उसे रीड कैसे किया जाता है, रीड का ऑपरेशन किस प्रकार से होता है, डिटेल में देखेंगे।
अगले वीडियो में। अभी के लिए आज का वीडियो खत्म करते हैं। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी के मजे लो। जिंदा रहे तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चलो बाय।